अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की उर्दू है, सबक नंबर 4, आराम व सकून। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं। सबक आराम व सकून एक ड्रामा है जो इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा है, जिसमें उन्होंने घर के सकून और शोर गुल को मौजू बनाया है। घर एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान आराम व सुकून हासिल करता है, लेकिन घर के अफराद की नादानी से आराम और सुकून का सारा माहौल ख़त्म हो जाता है और घर की फ़िज़ा सुकून पहुंचाने के बजाय तकलीफ़ का बायस बन जाती है। इस ड्रामे में औरतों की ज़्यादा गुफ्तगू करने की आदत को शामिल किया है और बताया गया है कि बीवी अपने ज़्यादा बोलने की फितरत से मजबूर है और बज़ाहिर शोहर को आराम पहुंचाना चाहती है, मगर शोहर को दर हकीकत घर में आराम नहीं मिलता और वो उकता कर दफ्तर की राह इख्तियार कर लेता है। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। इस सबक में इम्तियाज़ अली ताज ने आराम व सुकून की ज़रूरत और अहमियत को उजागर किया है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मियाँ अशफाक काम की कसरत के बायस बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर दवा के बजाय सिर्फ आराम का मशवरा देता है और खाने पीने की चंद चीज़ें लिख देता है। बेगम साहिबा शिकायत करती हैं कि मैं भी इन्हें आराम की ताकीद करती हूँ, मगर वो मेरी बातों पर कान नहीं धरते। डॉक्टर के चले जाने के बाद बीवी अपने खावंद को आराम व सुकून पहुंचाने की खातिर शोर मचाना शुरू कर देती है। कमरे में ऊंची आवाज़ से बोलती है, कभी खाने का पूछती है तो कभी बार बार दर्द का पूछती है। घंटी ना मिलने पर नौकर को बुरा भला कहती है, कमबख्त और नामुराद जैसे अलकाबात इस्तेमाल करती है। सका के देर से पानी लाने पर शोर मचाती है। खामंद इसे चुप कराता है कि इतने में बच्चा सहन में खिलौना गाड़ी चलाने लगता है। जो ही बीवी कमरे से बाहर जाती है तो मुलाजिम कमरे में झाड़ू देने लगता है। खामंद उसे डांट कर बाहर निकालता है। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। खामंद फ़ोन उठाने के लिए आवाज़ें देता है, मगर कोई नहीं सुनता। उसे खुद ही उठकर फ़ोन सुनना पड़ता है। बीवी कमरे में आती है तो शोहर के बिस्तर से उठने पर उसको डांटती है। इतनी देर में पड़ोसी का हारमोनियम पर गाना शुरू हो जाता है। मियाँ शोर के बाइस बहुत परेशान होता है। बीवी के शोर मचाने, बच्चे के खिलौना गाड़ी चलाने और पड़ोसियों के हारमोनियम की आवाज़ों से पहले ही शोर होता है कि गली में फ़कीर भी राहे मौला की आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। फिर मुलाजिम खावन दस्ते में रीठे कूटना शुरू हो जाता है। खावन की तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ने लगती है। आखिरकार वो अपनी टोपी और शेरवानी लाने को कहता है। बीवी पूछती है, टोपी और शेरवानी किस लिए चाहिए? मियाँ कहता है, दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी पूछती है, वो क्यों? तो मियाँ जवाब देता है, आराम व सुकून के लिए। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झैल में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, हिरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ को क्या कहते हैं? जवाब है हरूफे ताजुब। नंबर 2, सबक आराम व सुकून सिन्फ़े नसर के एतबार से है। जवाब है ड्रामा। नंबर 3, कवायद की रूह से वाव और कौन से हरूफ हैं? जवाब है हरूफे अतफ। नंबर 4, खबरदार, देखना, ज़िन्हार। कवायद के एतबार से कौन से हरूफ हैं? जवाब है हरूफे तनवीह। नंबर 5, इम्तियाज़ अली ताज की वजह शोहरत कौन सी सिन्फ है? जवाब है ड्रामा। नंबर 6, इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर की नुमाया खूबी क्या है? जवाब है बरचस्तगी और बेसाख्तगी। बरचस्तगी यानी उम्दगी, दिलकशी, और बेसाख्तगी के मायने हैं कुदरतीपन, सादगी। दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1, मियाँ के बीमार होने का सबब क्या था? जवाब है मियाँ के बीमार होने का सबब ज़्यादा काम, ज़हनी दबाव और आराम ना करना था, जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और थकावट महसूस करने लगा था। सवाल नंबर 2, हर रोज़ आराम के लिए वक्त ना निकाला जाए तो हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं?
जवाब है, हर रोज़ आराम के लिए वक्त ना निकाला जाए तो मुसलसल काम करने से थकन हो जाती है, तो नतीजा सेहत की खराबी की सूरत में निकलता है। फिर बीमार पड़कर ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। सवाल नंबर 3, बीवी ने मियाँ को खाने के लिए किस किस चीज़ की पेशकश की? जवाब है, बीवी ने मियाँ को खाने के लिए मॉल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर और यखनी की पेशकश की। सवाल नंबर 4, बच्चे के रोने का सबब क्या था? जवाब है, बच्चा गिर गया था जिसकी वजह से उसे चोट लगी और खून निकल आया। इस वजह से वो रो रहा था। सवाल नंबर 5, हमसाये की किस हरकत से मियाँ तंग हो रहा था? जवाब है, हमसाये के साहबजादे के बेसुरे गाने और हारमोनियम के शोर से मियाँ तंग हो रहा था। सवाल नंबर 6, मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? जवाब है, घर में शोरगुल और बेसकूनी से मियाँ तंग आ चुका होता है। बच्चे का रोना, हमसाये का शोर, दीगर आवाज़ें इसे इतनी बेसकूनी में मुब्तला कर देती हैं कि वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वहाँ उसे आराम व सुकून मिल सके। सबक की रोशनी में बताइए कि शोर की आलूदगी के हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जवाब है, शोर की आलूदगी इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है। इससे जहनी दबाव, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, कुव्वत समात की कमज़ोरी और दिल के अमराज जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुसलसल शोर में रहने से इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर होती है। सवाल नंबर 2, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा बेगम की बिल्ली तलबा को सुनवाया जाए और इसके अहम नकात पर बातचीत की जाए। असातिज़ा तलबा की रहनुमाई करें ताकि तलबा ड्रामे के सियाको सबाह को समझते हुए मौजू को बयान करें। यहाँ पर सबक बेगम की बिल्ली को मैंने मुख्तसर तौर पर लिखा है, देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। सबक बेगम की बिल्ली मुसन्निफ और ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा है। बेगम की बिल्ली के मुकालमे में शोहर जो अपनी बीवी की पालतू बिल्ली की हरकतों से आजिज और परेशान होकर बीवी की गैर मौजूदगी में एक नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले शख्स को बुलाता है और 1 रुपए में बिल्ली को ले जाकर कहीं ठिकाने लगाने का कहता है, जबकि वो शख्स नौकरी चाहता है। आखिरकार उम्मीदवार इस काम के पूरे 5 रुपए तलब करता है। वो बिल्ली और 5 रुपए लेकर चला जाता है। बीवी के आने के बाद शोहर ने उसको बताया कि अभी अभी बाजार से एक शख्स ने आकर खबर दी कि तुम्हारी बिल्ली बाजार में मोटर कार के नीचे आकर कुचलकर मर गई है। बीवी गम से रोने लगती है। शोहर उसे तसल्ली देता है और दिलासा देते हुए 10 रुपए देता है और कहता है कि बाजार से हो आओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इतनी देर में शोहर का भाई घर में दाखिल होता है और भाभी की उदासी का सबब दरियाफ्त करता है। बीवी के जाने के बाद शोहर ने अपने भाई को बताया कि बिल्ली ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी चूहे पकड़ कर लाती तो कभी कीचड़ से घूम कर आती और मेरे बिस्तर पर चढ़ जाती। पड़ोसी की मुर्गी के चूजे खा गई तो वो हमसे नाराज हो गए। और तो और तुम्हारी भाभी बिल्ली के आने के बाद से मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। तो आज मैंने एक बंदे को 5 रुपए देकर बिल्ली से अपनी जान छुड़वा ली। अचानक बाहर से बेगम की खुशी से भरपूर आवाज आई कि सुनते हो, एक शख्स मुझे बाजार में मिला जिसके पास हू बहू मेरी मरहूम बिल्ली जैसी बिल्ली थी। इसने मुझे ये बिल्ली 10 रुपए में बेच दी और साथ ही बिल्ली बेचने वाले को मुलाजिम रख लिया है। बेचारा बच्चों वाला और बेरोजगार है। शोहर की हैरानी और देवर की हंसी रुकने में नहीं आ रही थी और उम्मीदवार मियाँ को सलाम करते हुए बोला, अल्लाह बेगम साहिबा को खुश रखे, इनकी मेहरबानी से आप ही के कदमों में जगह मिल गई। सवाल नंबर 3, आरामो सकून ड्रामा के दर्ज झैल इब्तदाई हिस्से को एक तालिबे इल्म बुलंद आवाज़ से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करे, जबकि बाकी तलबा इसे सुनकर ड्रामे के मरकज़ी ख्याल या तसव्वुर तक रसाई हासिल करके सियाको सबाक को समझते हुए बारी बारी मौजू को बयान करें। इब्तदाई हिस्सा है, डॉक्टर जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, यानी परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है, यानी हल्का सा बुखार हो गया है।
ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے؟ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جب بھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، یعنی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، اتنا کام نہ کیا کرو، نہ کیا کرو۔ نصیب دشمنا، یعنی اپنے نصیب کے، اپنی قسمت کے دشمن صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، یعنی بالکل بھی میری باتوں کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سبق کا سیاق و سباق یا مرکزی خیال کہہ لیں وہ پڑھتے ہیں۔ جواب ہے: سبق آرام و سکون امتیاز علی تاج کا ایک طنزیہ ڈرامہ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ گھر کا مالک اپنے دفتر میں بہت زیادہ کام کرتے رہنے کے باعث تھک کر بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے پوری طرح آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ بیوی میاں کو آرام و سکون پہنچانے کے لیے بے انتہا جتن کرتی ہے، لیکن وہ اتنا ہی بے آرام اور بے سکون ہوتا جاتا ہے، اور آخرکار تنگ آ کر وہ پھر اسی دفتر کو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جہاں کی محنت، ہنگامہ آرائی اور شور شرابے سے بچنے کے لیے وہ گھر آ کر لیٹا تھا۔ لیکن گھر پر اس کی بیوی کی حماقتوں کی بدولت دفتر سے بھی زیادہ بے آرامی اور شور و غل وغیرہ پیدا ہو گیا تھا، اور میاں کو اپنے گھر سے زیادہ دفتر میں آرام و سکون ملنے کی توقع تھی۔ سوال نمبر 4 ذیل میں ڈرامے لہو اور قالین کا ایک حصہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ ہدایات اور اشارات کی مدد سے کسی نادیدہ اقتباس کی تفہیم، تنقید و تبصرہ کر سکیں۔ طلبہ باری باری افسانے کے اس حصے کو دہرائیں اور دیے گئے تفہیمی سوالات کے تحریری جوابات دیں۔ عبارت پڑھتے ہیں: آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب یہ جو کچھ بن رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتیں۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازے پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ درج شدہ عبارت کے اہم نکات لکھیں۔ اہم نکات ہیں: خود نمائی کرنا، خود غرض شخصیت، اعلیٰ ذوق اور شان و شوکت دکھانا، عمارت اور شخصیت کی نمائش کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے، دی گئی عبارت کو درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھیں۔ تو عبارت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مصور کی سرپرستی کس مقصد کے تحت کی گئی تھی؟ جواب ہے، مصور کی سرپرستی صرف اپنی عمارت اور شخصیت کی نمائش کے لیے کی گئی تھی تاکہ سوسائٹی میں اپنی سخاوت اور اعلیٰ ظرفی ظاہر کی جا سکے۔ سوال نمبر 4 اس پیراگراف کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے، اس پیراگراف کا موضوع مفاد پرستانہ سرپرستی اور خود نمائی ہے۔ سوال نمبر 5 اس اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص نیت کی اہمیت بیان کریں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دنیا شان و شوکت کی غرض سے کیا گیا کوئی کام تسکین قلب کا سبب نہیں بن سکتا۔ جواب ہے، خلوص نیت سے کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت پاتے ہیں، یہ انسان کے کردار کو نکھارتے ہیں اور دل میں سچائی پیدا کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کسی کام کو کرنا تسکین قلب نہیں پیدا کرتا۔ سوال نمبر 7 مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تردد،
वो फैसला करने में तरद्दुद का शिकार था। तक़वियत, अच्छी ग़िज़ा से जिस्म को तक़वियत मिलती है। मुतलिक, अल्लाह ताला क़ादिर मुतलिक और बेनियाज़ है। शोर-ओ-गुल, शहर में रात को दिन के मुकाबले में शोर-ओ-गुल कम होता है। मुकव्वी, दूध एक मुकव्वी ग़िज़ा है। मुआयना, डॉक्टर ने मरीज़ का मुकम्मल मुआयना किया। सवाल नंबर 8, दर्ज झैल जुमलों के अज़ाए तरकीबी की निशानदही करें, यानी तरकीब नहवी करें। जुमला है पाकिस्तान मेरा वतन है। ये जुमला इस्मिया है। वो जुमला जिसमें ख़बर की एक किस्म हो और उसका मसनद इलैह और मसनद दोनों ही इसम हों। मसनद इलैह कहते हैं फ़ाइल को और मसनद कहते हैं जुमले का वो जुज़ जिसमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मेरा वतन है। ये जुमला इस्मिया है और इसमें पाकिस्तान मसनद इलैह है यानी फ़ाइल है और ये मुब्तदा भी है। मुब्तदा के मायने हैं इब्तदा या शुरू, क्योंकि जुमले की इब्तदा लफ्ज़ पाकिस्तान से हो रही है तो पाकिस्तान इस जुमले में मुब्तदा है। मेरा वतन ये मसनद है। मसनद यानी जुमले में वो जुज़ जिसमें किसी चीज़ या शख्स के बारे में कुछ कहा जाए। तो इस जुमले में पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि ये मेरा वतन है, तो मेरा वतन इसमें मसनद है और ये एक ख़बर भी है। इस जुमले में फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल नाक़िस वो हरूफ या वो लफ्ज़ जिसका अपना कोई मायने नहीं होता, लेकिन मुब्तदा और ख़बर के साथ मिलकर ये जुमले को मुकम्मल करता है। आमना ने खाना खाया, ये जुमला फ़ेलिया है। फ़ेलिया जुमला वो जुमला होता है जिसमें बाज़ औक़ात तो सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल आता है, लेकिन बाज़ औक़ात जुमले में फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल भी आते हैं। आमना ने खाना खाया, इस जुमले में आमना मसनद इलैह यानी फ़ाइल है, खाना इसमें मफ़ूल है और खाया इसमें मसनद है यानी फ़ेल है। उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया, ये भी जुमला फ़ेलिया है। उस्ताद इसमें फ़ाइल है यानी मसनद इलैह है। बच्चों को सबक इसमें मफ़ूल है। मफ़ूल उसे कहते हैं जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होता है। पढ़ाया इस जुमले में फ़ेल है यानी मसनद है। सवाल नंबर 9, जुमला इस्मिया और फ़ेलिया की तारीफ़ करें और दो मिसालें दें। जुमला इस्मिया, ये जुमला ख़बरिया की एक किस्म है। इसका मसनद इलैह और मसनद दोनों इसम होते हैं। मसनद इलैह के बारे में मैंने आपको बताया कि फ़ाइल को, काम के करने वाले को हम मसनद इलैह कहते हैं और मसनद जुमले का वो जुज़ होता है जिसमें किसी शख्स, चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए। मिसाल के तौर पर सलमान ज़हीन है। सलमान मसनद इलैह है यानी फ़ाइल है और सलमान के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़हीन है, तो ज़हीन मसनद है। आमना ईमानदार है, अकरम मेहनती है। जुमला फ़ेलिया ऐसे जुमले जिसमें बाज़ औक़ात तो सिर्फ़ फ़ाइल और फ़ेल आता है यानी काम के करने वाला और काम आता है। मसलन उस्ताद साहब आए, शाइस्ता ने पढ़ा। इस जुमले में शाइस्ता और उस्ताद जो हैं वो फ़ाइल हैं यानी काम के करने वाले हैं, और आए और पढ़ा ये फ़ेल हैं यानी ये काम हैं। बाज़ औक़ात जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल भी आते हैं। जैसे शिकारी ने शेर मारा, इस जुमले में शिकारी फ़ाइल है यानी काम के करने वाला है और शेर जो है वो अलामत फ़ाइल यानी मफ़ूल है जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो, और मारा जो है वो मसनद है यानी फ़ेल है। सवाल नंबर 10, सिन्फ़ अदब ड्रामा की तारीफ़ करें। जवाब है, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ड्राओ से मुश्तक है यानी निकला है, जिसके मायने अमल करके दिखाना है। ये एक ऐसी सिन्फ़ अदब है जिसमें किसी कहानी को किरदारों, मुकालमों, हरकत व सकनात और मनाज़िर की मदद से स्टेज या दीगर ज़राए पर पेश किया जाता है। ड्रामे की इब्तदा भी यूनान से हुई। बरे-सग़ीर में भी कदीम ज़मानों से ड्रामे का सुराग मिलता है। कदीम ज़माने में लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए ड्रामा खेला करते थे, मगर बाद में तरक्की करके फ़न की मंजिल तक पहुँच गया।